नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। मुरादाबाद जनपद के कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक उप जिला अधिकारी परमानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उप जिलाधिकारी ने आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। मुरादाबाद जनपद के कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह ने शिवरात्रि और होली के त्योहार को आपसी भाईचारे से मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहार मनाते समय दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे को धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों को मनाने के लिए कोई भी किसी प्रकार की जबरदस्ती न करे, क्षेत्र में गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र गंगा जमनी तहजीब के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। यहाँ पर हमेशा दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहार को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाते हैं। तो मैं फिर से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग वास्तव में बहुत इतनी भारी संख्या में आए, हम लोगों को इतने धैर्य के साथ सुना और सहयोग निश्चित रूप से जो आप लोगों का रहा है अभी तक वो अभूतपूर्व है। उसके लिए मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कई बार होता है कि आदमी के पास शब्द नहीं होते हैं कि वो लोगों के लिए कहे तो क्या कहे। तो हमारे पास भी ऐसी स्थिति आती है कि जब आप लोग अपने जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में रोशनी होती है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे घर का चूल्हा जलता है, हमारी सैलरी आती है, जिसकी बदौलत जब वो लोग आपकी तारीफ करते हैं तो खून बढ़ जाता है। तो आप लोगों के ऐसा कहने से हम लोगों का बहुत ही मनोबल बढ़ता है और कहा करिए ऐसे अच्छा लगता है। ये सभी के लिए है कि तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सही वाली है तो सही तारीफ सभी की होनी चाहिए। आप लोग भी सभी लोग तारीफ के काबिल हैं। अभी जो हम लोग त्योहार मनाने जा रहे हैं, 3 त्योहारों की बात हुई है, तो उसमें एसएसपी साहब ने हमसे ये बात कही थी कि आप लोगों तक हम एक बात पहुंचाएं कि हमारे जो परंपरागत जो भी त्योहार हम मनाते हैं उसमें परंपरागत जो स्थल है, परंपरागत मनाने का तरीका है, उसको हम फॉलो करें और उसके लिए एक परमिशन के लिए जरूर डाल दें, जिससे आपका जो है इसमें रजिस्टर में हमारे यहाँ एंट्री तो है ही, लेकिन वो पुख्ता रहे हमेशा के लिए कि इतने सालों से परंपरागत रूप से ये मनाया जा रहा है। तो उसके लिए एक जो भी आयोजक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक एप्लीकेशन जरूर डाल देंगे और उसकी अनुमति मिलनी ही मिलनी है। उसमें आपको विशेष कोई प्रयत्न नहीं करना है, 4 लाइन का लिख करके एक भेज देना है। मुझे लास्ट बात यही कहनी थी, बाकी एक शेर मैं भी सुना दे रहा हूँ कि आगाज तो होता है, आगाज मतलब शुरुआत, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता। आप सब लोगों से ही हमारा भी हौसला बढ़ता है, आपसे ही हमारा हौसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप सिंह ने कहा कि जैसे 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था रखने के लिए क्षेत्र की जनता ने एक मिसाल कायम की है, उसी तरह होली और शिवरात्रि के त्योहार को भी शांतिपूर्वक संपन्न कराकर भाईचारे और सौहार्द को कायम रखा है। ठाकुरद्वारा थाना के परिसर में जो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। आगामी जो आने वाले त्यौहार है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का त्यौहार है, चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले हैं, 10 मार्च को होली का भी त्यौहार है। उसके संबंध में यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। जितने भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं, गाँव से जितने भी प्रधान बीडीसी सदस्य हैं और शहर के जितने भी व्यापार मंडल, सभी लोगों के साथ बैठक की गई है ताकि आने वाले त्योहारों में किसी प्रकार की बाधा न हो, सभी लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाएं। पुलिस प्रशासन का हमेशा सहयोग रहेगा, उन लोगों को बता दिया गया है। जो भी पारंपरिक तरीके से जहाँ भी मेले लगते रहे हैं या जहाँ पर भी कांवड़ियों के द्वारा जल चढ़ाया जाता रहेगा, वो सारी व्यवस्थाएं पूरे ढंग से आयोजित की जाएगी। नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाएगी, इसके लिए अलग से उनको निर्देशित कर दिया गया है। और लोगों से यही अपील की गई है कि अपने त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के। और जो रिजल्ट 10 तारीख को आने वाले हैं उसमें भी कहीं ऐसा न हो कि उसके जो उसमें जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक कहीं जो अपने विरोधी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार के अपशब्द करें या फिर कोई अन्य काम करें। क्योंकि यहाँ पर ठाकुरद्वारा में लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहा है। अभी तक जितने भी यहाँ पर हम लोगों के कार्यकाल में त्यौहार आए हैं, चुनाव आए हैं, पिछला चुनाव भी काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता काफ़ी जागरूक है, काफ़ी समझदार जनता है, भाईचारा की बहुत ही अच्छी भावना है लोगों में यहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला त्यौहार भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा।
साथ ही शांति समिति की बैठक में प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल, लघु उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरव चौहान, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता, राकेश दानव, अबरार सैफी सहित अन्य संभ्रांत लोगों ने भी अपने संबोधन में क्षेत्र में भाईचारा और सौहार्द कायम रखने की अपील की। साथ ही बैठक में कोतवाल मोहित कुमार चौधरी, एसएसआई दिनेश उपाध्याय, उप निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा, गोपीवाला प्रधानपति जाकिर हुसैन, भाजपा नेता आशुतोष अग्रवाल, ग्राम प्रधान लेखराज सिंह, साजिद हुसैन, सोनू ग्राम प्रधान, शाहबुद्दीन एडवोकेट आदि मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आज छजलेट में विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, एडीओ को सहकारिता उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आज छजलैट में विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी गण, एडीओ पंचायत, एडीओ सहकारिता उपस्थित थे। साथ ही विकासखंड परिसर का निरीक्षण करने पर विकासखंड के गेट पर लगा शीतल प्याऊ चालू नहीं पाया गया है। दरअसल जनवरी माह 2021 में किए गए निरीक्षण में भी एडीओ पंचायत को निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त विकासखंड प्रांगण में स्थित जर्जर आवासों का पीडब्ल्यूडी विभाग से मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया कि 44 ऑडिट प्रस्तरों का निराकरण नहीं किया गया है। साथ ही पंचायत संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने पर एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। साथ ही उक्त के अतिरिक्त गांव पंचायत कुचावली में मनरेगा के अंतर्गत बन रहे पार्क का एरिया ऐप से स्थलीय निरीक्षण किया गया और मौके पर ही सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने मुरादाबाद स्थित श्री साईं हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए विशेष ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली ने मुरादाबाद स्थित श्री साईं हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए विशेष ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। साथ ही ओपीडी सेवाएं शुरू करने के मौके पर मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैंसर के बढ़ते मामलों और उपलब्ध आधुनिक उपचार पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कैंसर के इलाज में उन सभी न्यूनतम शल्य क्रियाओं पर भी जोर दिया जिनसे कैंसर के क्षेत्र में आधुनिक सफलताओं की राह खुली है। साथ ही मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के निदेशक डॉक्टर सत्यम तनेजा ने कहा कि नई एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी से कैंसर के इलाज का अभिनव तरीका मिला है। 3 आयामी व्यू रोबोट की मदद से सर्जन अंदरूनी और संकीर्ण क्षेत्रों में भी ऑपरेशन कर सकते हैं जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए मुश्किल हो सकता है। इससे टांका लगाने में भी आसानी होती है। मरीजों का रक्तस्राव कम होता है और दर्द भी कम होता है, जिस कारण बेहोश करने की दवा कम देनी पड़ती है। ये अत्यंत सुरक्षित सर्जिकल प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसे लगभग 2010 से क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए शुरू किया गया था और कई अध्ययनों में ये सुरक्षित साबित हुआ है। मैं इस क्षेत्र का एक वो है कि मतलब यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास कैंसर थेरेपी का अगर हम कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं उसका बहुत लैक है हमारे यहाँ के क्षेत्र में। तो उसी चीज को उसी कमी को पूरा करने के लिए हम मैक्स से हम लोग एज ए टीम हम लोग आते हैं। हम लोग 3-4 डॉक्टरों की टीम है जो कि हम लोग सेम टीम प्रैक्टिस हम अपने मैक्स हॉस्पिटल में भी करते हैं और सारे पेशेंट्स को एक टीम वर्क के सहारे एक ट्यूमर बोर्ड में अच्छी तरह से वर्ल्ड स्टैंडर्ड डिस्कस करके फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। कई पेशेंट्स जिनका कि टैबलेट रूप में ट्रीटमेंट हो सके, जिनका कि लोकल मुरादाबाद शहर में भी ट्रीटमेंट हो सके, वो भी हम लोग कर रहे हैं। मैं पिछले करीब 2-2.5 साल से साई हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी भी सेफली दे रहा हूँ। वहीं डॉक्टर तनेजा ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को न्यूनतम शल्य क्रिया के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। रोबोटिक सर्जरी के जरिए सर्जन सर्जिकल और अन्य उपकरणों के साथ ही कैमरे पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे लैप्रोस्कोपी की तुलना में पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण का स्तर बेहतर रहता है। कहने को महानगर स्मार्ट सिटी की लाइन में खड़ा है, लेकिन शहर की सड़कों में आज भी गड्ढे मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद के मुख्य मार्ग डबल फाटक की, जहां ये नहीं पता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, जिससे प्रशासन अनजान बना हुआ है। दरअसल महानगर के मुख्य मार्ग डबल फाटक के पास गड्ढा युक्त सड़क है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में बाहरी क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के यात्रियों का आवागमन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि इस गड्ढा युक्त सड़क पर शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों का संज्ञान नहीं है, बल्कि वो इस बारे में जानते हैं। इसके बावजूद भी इस एक्सीडेंट जोन
गड्ढा युक्त सड़क को ठीक कराने की कोई जहमत नहीं उठाता, जबकि यहाँ पर लगभग 16 घंटे यातायात पुलिस भी तैनात रहती है और उनको इस गड्ढा युक्त सड़क से बड़ी मुश्किल के साथ यातायात को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। यही कारण है कि इस गड्ढा युक्त सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं। परेशानी तो तब आती है जब इस गड्ढा युक्त सड़क से लोडेड वाहन पलटते हैं। साथ ही गड्ढा युक्त सड़क से होकर गुजरने वाले रोगियों को खासी दिक्कत होती है। इस सड़क को लेकर जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। समस्या रोड की है भाई साहब, ये गड्ढे देखिए आप, अपना वीडियो बनाइए, उसकी हालत देखिए। कितने समय से है और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? लगभग 6-7 महीने हो गए, यही समस्या लगातार है। किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्याएं उत्पन्न ये हो रही हैं कि लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, किसी के फ्रैक्चर होता है, किसी कुछ होता है। लोडेड वाहनों का क्या रहता है यहाँ पर? लोडेड वाहन क्या भाई साहब, खाली वाहन नहीं गुजर सकते। लोडेड वाहन तो ज़्यादा लोड हो जाता, खाली वाहन नहीं गुजर पाते। कितना समय हो गया होगा सड़क को खराब हुए? कम से कम 6-7 महीने हो गए। तो अभी तक यहाँ पर आपने किसी अधिकारी को या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करी है? नहीं, किसी अधिकारी से तो बात नहीं की थी। आपके जैसे मीडिया वाले आए थे तो वो भी बयान लेके गए थे, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। वहीं ऑटो चालकों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। भाई साहब, यहाँ पर रोज गाड़ियाँ पलटती है और काफी लोगों को चोट भी लगती है। मेरी गाड़ी खुद की वजह से गिर चुका है। लगभग कब तक खराब पड़ी है सर? ये लगभग हो गए, इसको 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की भाई, बिल्कुल नहीं। कौन सी जगह ये? डबल फाटक संभल चौराहा। फिलहाल अब ये देखना लाजमी होगा कि ये सड़क कब तक ठीक हो पाती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना तैयार है और एयर स्पेस खुलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। इस कड़ी में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते संभल जनपद के 13 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारा दिल परेशान हो। दिल परेशान है। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चा हमारा घर आ जाए, जब वहाँ के हालात सही हो जाए तो चला जाए वापस, क्या है पढ़ाई करने। और कुल मिलाकर के आप भी चाहती है कि आपका बेटा आपके पास आ जाए इस समय जब हालात खराब है। हाँ। सरकार से क्या मांग करते? सरकार से क्या मांग करना, हम तो भैया हमारे बच्चे बस सही हो रहे हैं, अपने घर आ जाए, कोई परेशानी ना आवे बच्चों को। कोई परेशानी? भारत सरकार से मांग करती है कि बच्चा सकुशल घर आ जाए। हाँ। 13 छात्रों में एक छात्र फैजान अशरफ के परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि सकुशल घर लौट आए उनका बेटा, कुछ ऐसा करे। अमरोहा जनपद के MBBS की पढ़ाई करने गए छात्र यूक्रेन और रूस के बीच हुए तनाव में फंस गए हैं, जिसके चलते उनके परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है और ऐसे में यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना तैयार है और एयर स्पेस खुलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। इस कड़ी में अमरोहा जनपद से MBBS की पढ़ाई करने गए छात्र यूक्रेन और रूस के बीच तनाव में फंस गए हैं। अमरोहा नगर के रहने वाले डॉक्टर जमशेद कमाल, जो कि एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं, उनका बेटा भी 21 दिसंबर 2021 को यूक्रेन MBBS की पढ़ाई करने गया था। डॉक्टर जमशेद कलाम ने बताया कि उनके बेटे की फ्लाइट 3 मार्च की है, लेकिन आज यूक्रेन की फ्लाइट बंद हो गई है, जिससे उन्हें काफी डर सता रहा है। शाह कमाल 11 दिसंबर 2021 को यूक्रेन विनिसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया है पढ़ाई करने के लिए और तब से पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन जो कल से हालात वहाँ के बिगड़े हैं वो एक घबराहट की बात है। और आज यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई भी, क्लासेस भी ऑफ रखी हैं और कुछ बच्चे उसके साथ के निकल आए वहाँ से, उनको टिकट मिल गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 मार्च का टिकट हो पाया, जो अभी बहुत दूर है। इससे पहले किसी भी तरह का टिकट नहीं मिल पा रहा था, जबकि बहुत ज्यादा कीमतें हो गई थी टिकट्स के लिए, लेकिन उसकी परवाह नहीं की जा रही थी। किसी तरह से यह था कि जल्द से जल्द सेफ्टी के साथ अपने वतन वापस आए। हाल से यह है कि सरकार, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही पावरफुल मुल्क है पूरी दुनिया में और रशिया से क्योंकि बहुत अच्छा ताल्लुक है, अगर
मोदी का इंटरफेरेंस होगा तो मैं समझता हूं कि उस इलाके में पीस प्रिवेल करेगी और सीज फायर होगा। जो जंग चल रही है वो जंग यकीनन रोकेगी, मेरा ऐसा मानना है। और मैं ये दरख्वास्त भी करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान के 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और इसके अलावा और बहुत सारे लोग भी वहां हिंदुस्तान के रहते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि उन बच्चों को सेफ पैसेज दिया जाए कि सूरत से अपने वतन वापस खैरियत से आए। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें हिंदुस्तान की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उन्हें मदद मिलेगी और उनका बच्चा सही सलामत लौटेगा। रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर मुरादाबाद की आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे अकरम चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना तैयार है और एयर स्पेस खुलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। इस कड़ी में मुरादाबाद जनपद के आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे अकरम चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अकरम चौधरी ने रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना है कि इस प्रकार से देशों का आपस में लड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों देशों को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। युद्ध के समय देशों में आर्थिक संकट आ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जान माल का नुकसान होता है। जी क्या नाम है श्रीमान जी? अकरम चौधरी मेरा नाम है और एक्स कैंडिडेट हूँ। अभी विधानसभा 27 मुरादाबाद ग्रामीण से चुनाव लड़ा था आजाद समाज पार्टी से। चौधरी साहब कैसा युद्ध चल रहा है, प्रतिक्रिया देंगे? भाई युद्ध तो किसी भी हाल में कहीं भी हो ठीक नहीं है। उससे रोजगार और जिंदगियां मतलब हर चीज़ प्रभावित होती है। युद्ध तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। इसमें दोनों देश आपस में बैठ के बात करें, जो भी समस्या हो वो बैठ के हल करें। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं होता। जान हानि, मान हानि, हर चीज़ का नुकसान ही होता है इसमें। अच्छा, युद्ध चल रहा है उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा असर पड़ेगा क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो मुरादाबाद है। मुरादाबाद एक्सपोर्ट का हब है। मुरादाबाद रहा, अलीगढ़ रहा, कानपुर रहा, वगैरह वगैरह से यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल। तो जब वहाँ लड़ाई होगी, युद्ध छिड़ेगा, तो भी जो हम लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं जूतों के, पीतल के, मोम के, कपड़े के, लकड़ी के, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इस बारे में मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि शांति बहाल हो, शांति कायम हो, दोनों देश आपस में बैठ के शांति व्यवस्था बनाएं और युद्ध में सीज फायर करें और बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। वहीं उन्होंने बताया कि इसका असर भारत की भी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मुरादाबाद जनपद के सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि की पूजा के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। मुरादाबाद जनपद में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। हर मंदिर की अलग महत्ता और मान्यता है। ऐसा ही एक मंदिर जिसे सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव कहा जाता है। ये मंदिर जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर भगतपुर क्षेत्र के निवाड़ खास में स्थित है। इस मंदिर का नाम सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। कामेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा का केंद्र है। श्रावण मास में यहाँ पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। साथ ही इस दौरान शिव आराधना और जलाभिषेक सहित तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 600 वर्ष पुराना है। मंदिर के रखरखाव का कार्य मंदिर के द्वारा किया जाता है। शिव मंदिर में भगवान राम परिवार और माता दुर्गा का मंदिर भी है। मंदिर के भीतर काली शिला की शक्ति पर शिवलिंग बना है। इसकी गहराई का किसी को भी अंदाजा नहीं है। साथ ही शिव मंदिर में यात्रियों के लिए धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। धर्मशाला में यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। शिव मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, विशेषकर शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, नवरात्र के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है। साथ ही इस बार भी महादेव मंदिर को महाशिवरात्रि के लिए सजाकर तैयार कर लिया गया है। ये 600 वर्ष पूर्व शिवलिंग है, स्वयंभू महादेव, कामेश्वर महादेव, और
बहुत अनादिकाल से ये परंपरा रही है कि भगवान यहाँ पर प्रकट हैं, स्वयंभू बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजन भी चलते रहते हैं। अभी भी शिवरात्रि की तैयारी चल रही है, काफ़ी ज़ोरों शोरों से शिवरात्रि तैयारी है, क्योंकि दूर दराज से कई जिलों से, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बरेली मंडल से भी काफ़ी लोग यहाँ जलाभिषेक करने के लिए शिवरात्रि पर्व पर आते हैं। बड़ी जनसंख्या में श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक मेले का आयोजन भी शिवरात्रि के दिन होता है, जो कामण हरिद्वार से चल करके जल लेकर के आते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तजन वो भगवान कामेश्वर महादेव पर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गुरु जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम कैसे होते हैं यहाँ पे? सुरक्षा पुख्ता इंतजाम क्या है, क्योंकि 2 दिन का मेला रहता है। ये एक दिन पहले से मेला भरना शुरू हो जाता है। तैयारी तो 8-10 दिन से चल रही है मंदिर की, और 2 दिन पहले से मेला शुरू हो जाता है। तो यहाँ प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहता है। प्रशासन कम से कम 200 पुलिसकर्मी यहाँ पर और आला अफसर अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि विशाल मेले का आयोजन रहता है। काफ़ी जनसंख्या में कम से कम 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर। बता दें कि यहाँ पर भारी तादाद में कांवड़िया कांवड़ चढ़ाते हैं। मुरादाबाद नगर के हनुमान मूर्ति तिराहे से लेकर रामपुर रोड गुलाबबाड़ी रामगंगा पुल तक सड़क किनारे बजरी बजर फुट अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। मुरादाबाद नगर के हनुमान मूर्ति तिराहे से लेकर रामपुर रोड गुलाबबाड़ी रामगंगा पुल तक सड़क के किनारे बजरी बजर फुट अवैध रूप से बेचा जा रहा है और सेल परचेज की गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी रहती हैं। आदि प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही सड़क पर चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि हनुमान मूर्ति से रामगंगा पुल तक डिवाइडर में अवैध रूप से कट है, उनको बंद किया जाए और पीतल नगरी गेट के पास पेट्रोल पंप के सामने से लेकर गुलाबबाड़ी चुंगी तक डिवाइडर को अतिशीघ्र ही बनवाया जाए, जिससे हादसे न हो। साथ ही पीतल नगरी गेट के सामने बैरिकेडिंग किसान आंदोलन के समय की गई थी, जिसको आज तक नहीं हटाया गया है, उसको भी हटाया जाए। चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस दौरान डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर, जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी राकेश कुमार, नरेंद्र पाल सिंह, राजेंद्र पाल सिंह, रमेश कुमार प्रजापति, राजू तोमर, शीतल सिंह यादव, विकेश राजपूत, खेमपाल सिंह, कम्मू शर्मा, जुबैर आलम पाशा, शक्ति ठाकुर, विजय सिंह आदि मौजूद हैं। मुरादाबाद जनपद में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार जारी है। ये दबंग आए दिन किसी न किसी मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक ताजा मामला थाना मैनाठेर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने जेठ पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस में एक युवती ने अपने ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल चक्कर के मिलक की रहने वाली एक युवती गुलफ्शा ने आज थाना सिविल लाइंस पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र अपने पति के खिलाफ दिया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि गोट निवासी तौफीक पुत्र हनीफ से 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। तौफीक बैंडबाजी का काम करता है और उसके साथ उसका छोटा भाई आरिफ और चचेरा भाई बब्बू मास्टर भी काम करते हैं, लेकिन शादी के 1.5 वर्ष हो चुके हैं और गुलफ्शा की एक छोटी बेटी भी है, लेकिन उसका पति तौफीक उसके साथ मारपीट करता है और दहेज की मांग करता है। उसके साथ साथ उसके जेठ भी उसके साथ मारपीट करते हैं। मेरे हस्बैंड परेशान रखते थे मुझे, बहुत दिन से शादी हुई है, बहुत परेशान रखा है। क्या नाम है उनका? उनका तौफीक नाम है। जिस दिन से शादी हुई परेशान रखा है। मैं किसी चीज़ को कहती थी, फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं किसी चीज़ को कहती थी मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, मुझे कुछ चीज़ को परवाह नहीं करते थे। फिर मैं परेशान होकर मेरे माँ बाप ने मुझे बुला लिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब के बाद मेरा केस बिगड़ गया। मेरा डॉक्टर का इलाज चला निषाद अंजुम का। निषाद अंजुम ने डॉक्टर मेरी प्रेगनेंसी करी तो पैसा उठ गया 50,000। फिर जब बेटी हो गई तब आए हूँ, मेरे पापा ने बुलाया तो पैसे इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया मेरे पापा को। फिर भी बेटी के बाद फिर प्रधान आए वहाँ के, मुझे ले गए, बोले चलो अब कोई बात नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी। फिर प्रधान ने, हमारे पापा ने प्रधान के कहने पे भेज दिया। जब प्रधान के कहने पे भेज दिया फिर 1-2 महीने बाद फिर रेस नहीं रखने लगे मेरे हस्बैंड। मैं कोई बात कहती थी तो वो नहीं मानते थे। मेरे देवर भी मुझ पे चढ़ के आए, मेरी नंद भी मुझ पे चढ़ के आई, कोई सुनवाई नहीं करते थे मेरे हस्बैंड। फिर जेठ ने मुझे लालच दिया 2-2 हज़ार देके कि तेरा हस्बैंड निकम्मा है, वो ऐसे ही रहेगा, वो नहीं किसी काम में नहीं आएगा,
जेठ बोले तू ये 2000 रख ले, तू मैं हूँ तेरा, तू मुझसे क्या कर बात, वो तो पागल है। और फिर मैंने अपने माँ बापों से शिकायत करी, माँ बापों से कहा मैंने ऐसे ऐसे मुझ पर निगाहें डाली जा रही हैं और मुझे मारने की धमकी देता। मैं कहती हूँ तो अपने हस्बैंड से कह दूँगी, हस्बैंड भी मेरे मारने की धमकी देते हैं, मेरी छोटी सी बच्ची। अब बताओ मैं क्या करूँ। फिलहाल पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। गौवंशीय पशु के अवशेष फेंकने के मामले में रामपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। रामपुर जनपद के भोट थाना क्षेत्र के कोयली गांव में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल के प्रांगण में गौवंशीय पशु के अवशेष फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की मौजूदगी में पशु अवशेषों को दफना दिया और उच्च अधिकारियों से मामले की सूचना दी। इस कड़ी में पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए गाय के अवशेष फेंकने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वो अपने ही घर पर डेयरी चलाता है, जिसमें कुछ गाय और भैंस भी हैं। उसने एक गाय कुछ समय पहले दूध के लिए हरजीपुर से 12,000 रुपए में खरीदी। कुछ समय पहले उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया और नए ब्यात के लिए गर्भवती नहीं हो रही थी। इसके चलते आज अपने साथियों नाजिम, सारिक, अनस उर्फ सद्दू, चुन्नन के साथ मिलकर अपनी ही डेयरी के अंदर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उसने ये काम किया और कुछ अवशेषों को नाले में फेंक दिया और कुछ अवशेषों को साइकिल पर ले गया। साथ ही उसने बताया कि उन्होंने इन अवशेषों को थाना भोट के ग्राम कोयली में धार्मिक स्थल पर फेंक दिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। 16/17 फरवरी की रात्रि में कोयली गांव के मंदिर परिसर में थाना अंतर्गत भोट कुछ प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष मिले थे। इस संबंध में थाना भोट पर अज्ञात व्यक्ति विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, थाना भोट द्वारा इस प्रकरण का सफल अनावरण किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। रामपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। रामपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक सवार राम कुमार निवासी मुंडिया खेड़ा मूड़ा पांडे जिला मुख्यालय का रहने वाला रामपुर मजदूरी करके अपने घर मूड़ा पांडे जा रहा था। रास्ते में कोसी के पुल के पास रॉन्ग साइड से आ रही कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे राम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेंटर डाल के आ रहा हूँ। क्या नाम है इनका? राम कुमार। एक टिंकू सुनील। कहाँ के रहने वाले हो? मुड़िया मनपुर मूड़ा पांडे के पास। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तान ठेर में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गजरौला थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट की घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल मामला गांव सुल्तान ठेर का है, जहां डीजे पर डांस को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इसके चलते जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि डीजे पर कुछ युवक महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। महिलाओं के परिजनों द्वारा विरोध करने पर युवकों ने सरिया से जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी बात करने आए थे हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मतलब गांव की जो लेडीज है हमारी बहनों वो डीजे में नाच रही थी। ठीक है। और नाचते हुए मैं उनके के लड़के कुछ कौन कौन है? वो है नागपाल, सुभाष, नंदराम। फिर क्या हुआ? काविंदर। क्या हुआ फिर? और हम उन्हें मतलब बजाने के लिए गए तो उन्होंने पीछे राड मार दी। झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा उसी बात पे हुआ कि लड़के के वो कर रहे छेड़छाड़। अच्छा, आपकी महिला डीजे पर नाच रही थी तो उन्होंने आगे बीच में घुस गए हो? जी जी।
आपने रोकना चाहा, इस बीच में विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद में एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक रोडवेज बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक रोडवेज बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामला थाना कटघर क्षेत्र का है, जहां एक रोडवेज बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि करनाल से मुरादाबाद अपने दोस्त को लेकर एक युवक बिलासपुर चावल खरीदने जा रहा था। तभी रामगंगा पुल के ऊपर अचानक एक रोडवेज बस से उसकी कार की टक्कर हो गई और दोनों व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या घटना हुई, कौन लोग भर्ती यहाँ पर जिला अस्पताल में? एक देवी है जी। किस चीज से इनकी घटना हुई, क्या घटना हुई? ये सरकारी बस में आ रही साइड इनको। सर कहाँ से आ रहे थे? ये गढ़ से। गढ़ से। तो कितने लोग घायल हैं? ये 3 जी। 3। तो किस में सवार थे ये लोग? ये कार में थे। कार कहाँ है? वही नुकसान हो गया, शीशा टूट गया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है इनका? ये मुरादाबाद मेन रोड पे। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली? फोन आया नहीं हमारे पास। अच्छा, फोन आया। पुलिस से शिकायत की इस मामले में? नहीं, पुलिस ने शिकायत की। कुछ पता चला किस चीज से घटना? बस में आ गई, सरकारी बस। अच्छा, साइड में आ गई। ठीक। फिलहाल पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस में एक युवती ने अपने ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके चलते उसने थाना सिविल लाइंस पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस में एक युवती ने अपने ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल चक्कर के मिलक की रहने वाली एक युवती गुलफशा ने आज थाना सिविल लाइंस पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र अपने पति के खिलाफ दिया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि गोट निवासी तौफीक पुत्र हनीफ से 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। तौफीक बैंडबाजी का काम करता है और उसके साथ उसका छोटा भाई आरिफ और चचेरा भाई बब्बू मास्टर भी काम करते हैं, लेकिन शादी के 1.5 वर्ष हो चुके हैं और गुलफशा की एक छोटी बेटी भी है, लेकिन उसका पति तौफीक उसके साथ मारपीट करता है और दहेज की मांग करता है। उसके साथ साथ उसके जेठ भी उसके साथ मारपीट करते हैं। मेरे हस्बैंड परेशान रखते थे, मुझे बहुत दिन से शादी हुई है, बहुत परेशान रखा है। क्या नाम है उनका? उनका तौफीक नाम है। जिस दिन से शादी हुई परेशान रखा है। मैं किसी चीज़ को कहती थी, फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं किसी चीज़ को कहती थी मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, मुझे कुछ चीज़ को परवाह नहीं करते थे। फिर मैं परेशान होकर मेरे माँ बाप ने मुझे बुला लिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब के बाद मेरा केस बिगड़ गया। मेरा डॉक्टर का इलाज चला निसाद अंजुम का। निसाद अंजुम ने डॉक्टर मेरी प्रेगनेंसी करी तो पैसा उठ गया 50,000। फिर जब बेटी हो गई तब आए वो, मेरे पापा ने बुलाया तो पैसे इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया मेरे पापा को। फिर भी बेटी के बाद फिर प्रधान आए वहाँ के, मुझे ले गए, बोले चलो अब कोई बात नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी। फिर प्रधान ने, हमारे पापा ने प्रधान के कहने पे भेज दिया। जब प्रधान के कहने पे भेज दिया फिर 1-2 महीने बाद फिर रेस नहीं रखने लगे मेरे हस्बैंड। मैं कोई बात कहती थी तो वो नहीं मानते थे। मेरे देवर भी मुझ पे चढ़ के आए, मेरी नंद भी मुझ पे चढ़ के आई, कोई सुनवाई नहीं करते थे मेरे हस्बैंड। फिर जेठ ने मुझे लालच दिया 2-2 हज़ार दे के कि तेरा हस्बैंड निकम्मा है, वो ऐसे ही रहेगा, वो नहीं किसी काम में नहीं आएगा। जेठ बोले तू ये 2 हज़ार रख ले, तू मैं हूँ तेरा, तू मुझसे क्या कर बात, वो तो पागल है। और फिर मैंने अपने माँ बापों से शिकायत करी, माँ बापों से कहा मैंने ऐसे मुझ पर निगाहें डाली जा रही हैं और मुझे मारने की धमकी देता। मैं कहती हूँ तो अपने हस्बैंड से कह दूँगी, हस्बैंड भी मेरे मारने की धमकी देते हैं, मेरी छोटी सी बच्ची। अब बताओ मैं क्या करूँ। फिलहाल पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद जनपद में एक विवाहिता की जसपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मुरादाबाद जनपद में एक विवाहिता की जसपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल नागफनी थाना क्षेत्र के बगला गांव 4 खंबा के पास रहने वाले उमेश पुत्र तेजपाल सैनी ने कहा कि उसने अपनी बहन पूनम की शादी 18 जुलाई 2021 को जसपुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार सैनी के साथ की थी। मृतका पूनम के भाई ने उसके
ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन के ससुराली दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे और दहेज की मांग को लेकर लगातार उसकी बहन पूनम का उत्पीड़न कर रहे थे। साथ ही उमेश ने बताया कि 24 फरवरी को उसके मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, जिस पर वो अपने परिवार के साथ उसकी ससुराल पहुंचा तो उसकी बहन का शव घर में पड़ा हुआ था। साथ ही मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और विवाहिता पूनम की दहेज के लिए हत्या करने का ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। वहीं जसपुर थाना पुलिस ने विवाहिता पूनम का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। हमने अभी 6-7 महीने पहले जसपुर में शादी की थी। जो उनका हस्बैंड है वो टीचर है। हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी शादी की थी। उसकी मांग थी हमसे 6 लाख हमसे अलग मांगे थे और नई गाड़ी मांगी थी, जिसमें हमने नवंबर में 4 लाख दे दिए थे उसे और बाकी हम दे नहीं पाए। और वो रोज हमारी बहन को प्रताड़ित करता रहता था, आए दिन शिकायत आती थी। हम उसे जैसे तैसे करके यहाँ तक लाए। अब अचानक मेरी परसों बात हुई थी बहन से, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझसे कह रहा मैं घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। और जब 10 मिनट बाद ही फ़ोन आता है कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी आओ यहाँ पे। हम जाके देखे तो उसकी बॉडी एक कमरे में पड़ी थी और वो लोग वहाँ कोई नहीं था। और पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में हूँ और मुझसे वो व्हाट्सएप पे लिख के कह रहा है कि मैं घर पे हूँ और पुलिस वालों से कह रहा है मैं स्कूल में हूँ। हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था वो। तो और उसका जो बड़ा भाई है वो पुलिस में है। सर वहाँ पे हमारे जाने से पहले सारे काम हो चुके थे, पुलिस की सेटिंग सब हो चुकी थी ना। वहाँ उस रूम में ना कोई स्टूल था जो फांसी और ना कोई दुपट्टा ना कुछ, बस हमारी बहन एक से पड़ी थी और गले का निशान अलग बता रहा था, इसे मारा गया है। हमने 3 बजे तहरीर दे दी थी वहाँ पर 3 बजे से लेकर उन्होंने रात को 11 बजे हमें वो रिपोर्ट लिख के दी है सर। और हमें हमारी बहन को वो ले गए हैं हमें बिना बताए पोस्टमार्टम के लिए। और जब वहाँ तक हम जैसे भी तैसे पूछते पाछते पहुँचा, हमें पता नहीं कहाँ पे है पोस्टमार्टम ऑफिस, वहाँ पहुँचे तो जब तक रिपोर्ट बन चुकी थी और डॉक्टर का कहना था कि यार तुम अब आयो, रिपोर्ट तो बन चुकी है, तुम्हें पहले आना चाहिए था। सर इसका मतलब तो समझ गए, उन्होंने पहले सब कुछ करवा चुके थे। वहीं विवाहिता पूनम की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के भाई उमेश ने बहन पूनम के पति नरेंद्र, उसके भाई और भतीजा अतुल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर पार्किंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिससे जीआरपी कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर पार्किंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। थाना जीआरपी प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि मृतक कोई भिखारी नजर आता है। अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं शव के मिलने की सूचना से जीआरपी कर्मियों में हड़कंप मच गया। अज्ञात उम्र कितनी होगी? 40 साल। 40 साल। कहाँ मिला है? रेलवे स्टेशन। कहाँ, कौन सी जगह पे? सर्कुलेटिंग एरिया, जो सर्कुलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन। कौन सा थाना रेलवे स्टेशन? थाना जीआरपी मुरादाबाद। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तहरीर खबरों के साथ। तब तक बने रहें एसएस लोकल लाइव न्यूज के साथ। ये सभी खबरें आप हमारे YouTube और Facebook के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।